वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज जो हमारा टॉपिक है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पीड कंट्रोलर स्पेसिफिकेशंस एंड डिज़ाइन। देखिए, आजकल हमारे जितने भी इंडस्ट्री है उसमें सभी में इंडस्ट्रियल कंट्रोलर यूज़ किए जाते हैं और कंट्रोलर का डिज़ाइन जो है उसके जो डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जो है कंसर्न किया जा रहा है, क्योंकि आजकल हर चीज़ का जो क्या है ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया है, ऑटोमाइजेशन हो गया है, कंट्रोल हो गया है। सब चीज़ें सब चाहते हैं कि हम एक रूम में बैठ के हर एक चीज़ को क्या करें, कंट्रोल करें। तो इसके लिए जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल कंट्रोलर यूज़ होते हैं उन सभी इंडस्ट्रियल कंट्रोलर की हमें क्या करनी है, सबसे पहले तो हमें उसके पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उन पैरामीटर का आपके आउटपुट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर आप अपने पैरामीटर को चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए हम आज का जो ये हमारा वीडियो लेक्चर है हम इसमें यही डिस्कस करेंगे और समझाने के बाद मैं आपको मैटलैब के सिमुलेशन रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी, जिसमें आपको देखकर ये समझ में आएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर पैरामीटर को वेरी करके हमारे आउटपुट पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली जो बात है वो हम कर लेते हैं। एक सिंपल हमने ट्रांसफ़र फंक्शन ड्रॉ कर लिया। सिंपल, हमें नहीं पता कौन सा कंट्रोलर यूज़ करना है, हमने सिर्फ वहाँ पे कंट्रोलर ही यूज़ किया। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है एक सिंपल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। ये इनपुट है आपका कोई आर, ये आपका कंट्रोलर है और इस कंट्रोलर हमें यही स्टडी करना है कि इस यहाँ पे हम कौन कौन सा कंट्रोलर यूज़ करेंगे और उस कंट्रोलर का हमारे आउटपुट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये आपका कोई प्लांट है, ये इसका आउटपुट है। ये चूँकि ये क्लोज लूप सिस्टम है तो इसका जो ये आउटपुट है वो एज ए फ्रैक्शन आपके इनपुट पर जाएगा। वहाँ ये इस रेफरेंस वैल्यू जो कि आपकी प्री सेट वैल्यू है इससे कंपेयर होगा, जिससे आपकी एरर प्रोड्यूस होगी। और हम यही पढ़ते हैं कि जो हमारा कंट्रोलर होता है उसकी जो इनपुट होती है वो एरर होती है और उसका जो आउटपुट होता है वो फंक्शन ऑफ एरर होता है। ये यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा कंट्रोलर का आउटपुट, ये आपके इस प्लांट के डायनामिक्स को चेंज करेगा और आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट दे देगा जो भी आप चाहते हो। तो ये एक सिंपल सा क्या है, सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, जिसमें हमें कंट्रोलर यूज़ करा, प्लांट यूज़ किया, सिंपल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पे क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है इस कंट्रोलर की जगह जितने भी कंट्रोलर हमारे हैं उन सभी कंट्रोलर की क्या करनी है, हमको स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स को रख के इसकी मॉडलिंग करनी है और उसके रिजल्ट्स देखने हैं। तो कौन कौन से कंट्रोलर होते हैं, अगर मैं सिंपल कंट्रोलर की बात करूँ तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर और डेरिवेटिव कंट्रोलर। और अगर मैं कंपोजिट कंट्रोलर की बात करूँ तो पीआई प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल और पीडी प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव और पीआईडी प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रेटिव प्लस डेरिवेटिव। तो ये 3 कंपोजिट कंट्रोलर होते हैं और 3 हमारे सिंपल कंट्रोलर होते हैं। तो हम एक एक को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो अगर मैटलैब की बात करते हैं तो मैटलैब में हमें एम फाइल प्रोग्रामिंग करनी होती है। एम फाइल प्रोग्रामिंग में आपको आपका जो भी सिस्टम है उसका क्या देना पड़ता है, उसका आपको देना पड़ता है आउटपुट। उसका मतलब एम फाइल प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगी अभी। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया या बेसिक्स पता भी होगा तो भी एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ कि यहाँ जितने भी कंट्रोलर हम यूज़ करते हैं वो कंट्रोलर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो सबसे पहला कंट्रोलर होता है आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। जैसा कि ये नाम से ही शो हो रहा है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर मतलब आउटपुट जो है वो आपके इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप उस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है, वो कहलाता है केपी। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की खासियत ये है या कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें इनपुट और आउटपुट जो है वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हमेशा एक ऑफसेट एरर प्रोड्यूस करता है सिस्टम में। मतलब इसके सिस्टम में हमेशा ही एक ऑफसेट एरर प्रोड्यूस या एग्जिस्ट रहती है। उसके बाद जो आपका दूसरा कंट्रोलर है वो है इंटीग्रल कंट्रोलर। इंटीग्रल कंट्रोलर में क्या होगा, आपका जो आउटपुट है वो इनपुट के इंटीग्रल के इक्वल होएगा, या ये कह लीजिए कि आपका जो इनपुट है वो आउटपुट के इसके डिफरेंशिएशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रल कंट्रोलर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटीग्रल कंट्रोलर की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये स्टडी स्टेट सिस्टम को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। अब स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करेगा तो मतलब ये सिस्टम में से स्टडी स्टेट एरर को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब इसका जो डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज क्या है, अब चूंकि ये स्टडी स्टेट सिस्टम को इम्प्रूव करता है तो ये लैगिंग सिस्टम होता है, या ये समझ लीजिए कि ये लो पास फिल्टर की तरह काम करता है।
ठीक है। तीसरा जो आपका कंट्रोलर होता है वो आपका कौन सा कंट्रोलर होता है, डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है। डेरिवेटिव कंट्रोलर का मतलब क्या है कि आपका जो इनपुट है, सॉरी हाँ, आपका जो आउटपुट है वो इनपुट के डेरिवेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर मैं पी की बात करूँ तो पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी। ठीक है। अब डेरिवेटिव कंट्रोलर की खासियत क्या है, डेरिवेटिव कंट्रोलर जो होता है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है। मतलब जो डेरिवेटिव कंट्रोल होता है वो हाई पास फिल्टर की तरह काम करेगा। अब चूंकि ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है तो इसलिए ये कैसे कंट्रोलर की तरह काम करेगा, ये लीड कंपनसेटर की तरह काम करता है। और जो आपका इंटीग्रल कंट्रोलर होता है वो आपका लैग कंपनसेटर की तरह काम करता है। इनके ट्रांसफर फंक्शन और इनके एस डोमेन में इनकी वैल्यूज़ आपको पता है। अब देखिए, जो हम यहाँ पे कंट्रोलर की जो स्पेसिफिकेशन करेंगे, अगर मैं इंटीग्रल कंट्रोलर की बात करती हूँ, अगर मैं इंटीग्रल कंट्रोलर की बात करूँ तो इंटीग्रल कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, अगर मैं इंटीग्रेशन को एस डोमेन में लिखना चाहती हूँ तो हम उसको 1/s लिखते हैं, 1/s लिखते हैं ना इंटीग्रल कंट्रोलर को। अब जब इंटीग्रल कंट्रोलर को 1/s लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में अगर s आ रहा है तो क्या इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल एट द ओरिजिन क्या हो गए हमारे, इम्प्रूव, मतलब बढ़ गए। तो 1/s जब आपने नीचे किया तो आपके सिस्टम का टाइप और नंबर दोनों इंक्रीज हो गया। जबकि डेरिवेटिव कंट्रोल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डेरिवेटिव, अगर आप किसी डेरिवेटिव का एस डोमेन लिखोगे तो ऊपर में एस होता है। ठीक है, एस डोमेन जो होता है डेरिवेटिव का वो सिंपल एस होता है न्यूमरेटर में। अब ऊपर में न्यूमरेटर में एस है तो इसका मतलब ना तो इसका टाइप इंक्रीज हुआ ना इसका नंबर इंक्रीज हुआ। तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये है। सेकंड चीज़ क्या होती है, जब आप कंपोजिट कंट्रोलर की बात करते हो या जब अपन टाइम, और क्योंकि जब अपन कंट्रोलर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें राइज टाइम और बैंडविड्थ जो है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब इंटीग्रल कंट्रोलर की बात करते हैं, इंटीग्रल कंट्रोलर में एक नंबर ऑफ पोल ऐड हो गया तो उसका राइज टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, राइज टाइम बढ़ गया। और उसकी बैंडविड्थ क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि बैंडविड्थ और राइज टाइम जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के मल्टीप्लाई के कांस्टेंट होते हैं। मतलब बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट, या 0.35 एक वैल्यू होती है। एक बढ़ रहा है तो दूसरे को घटना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स लैगिंग सिस्टम। ठीक है। जबकि अगर आप अपन ये डेरिवेटिव कंट्रोल सिस्टम की बात करोगे तो वहाँ पे आपका राइज टाइम कम होता है, यानी कि सिस्टम फास्ट होता है, इसीलिए तो वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है और ये स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम अलग अलग कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग कंट्रोलर की अलग अलग विशेषताएँ, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो हमने क्या यूज़ किया, हम आए कंपोजिट कंट्रोलर पे। अब कंपोजिट कंट्रोलर क्या करेगा, कंपोजिट कंट्रोलर आपके जो दो कंट्रोलर हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको कंबाइन करके दे देगा। जैसे पीआई कंट्रोलर हुआ, पीडी कंट्रोलर हुआ और पीआईडी कंट्रोलर। तो मोस्टली जो यूज्ड इंडस्ट्रियल में जो मोस्टली यूज कंट्रोलर है वो है आपका पीआईडी कंट्रोलर। क्यों है पीआईडी कंट्रोलर, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनलिटी भी होती है, ये स्टडी स्टेट को भी इम्प्रूव करता है, ये डेरिवेटिव को भी इम्प्रूव करता है। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपको एक साथ मिल जाती है, इसलिए अपन क्या यूज़ करते हैं, पीआईडी कंट्रोलर यूज़ करते हैं। अब पीआईडी कंट्रोलर यूज़ कर लिया, लेकिन अब इसकी कंट्रोल स्पेसिफिकेशन अगर मैटलैब की बात करें तो वो क्या करेंगे, चलिए। एक डीसी मोटर है यहाँ पे, उसकी मैं आपको सिमुलेशन रिजल्ट्स दिखाऊंगी। तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें मानी है। एक डीसी मोटर की सिस्टम मॉडलिंग कर रहे हैं, हमने मान लिया कि सेटलिंग टाइम जो है वो हमारा 2 सेकंड से भी कम है, हमारा ओवरशूट जो है वो लेस देन 5% है, और जो हमारी स्टडी स्टेट एरर है वो भी हमारी लेस देन 1% है, और हम यूज़ कर रहे हैं पीआईडी कंट्रोलर। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमने कहा था कि मैटलैब की बात करेंगे तो हमें एम फाइल लिखनी होती है। एम फाइल प्रोग्रामिंग सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है। जे की वैल्यू हमें गिवन है, हमने मानी है, उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया। बी की वैल्यू हमने कुछ मानी होगी, हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया। के की वैल्यू हमने मानी, हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया। आर एल एस सब कुछ। अब हमें क्या लिखना है, ट्रांसफ़र फंक्शन लिखना है। तो एस इक्वल्स टू ट्रांसफ़र फंक्शन। अब ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, अगर हम किसी मोटर की ट्रांसफ़र फंक्शन की बात करते हैं तो ये उसका ट्रांसफ़र फंक्शन होता है जब हम इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, और आप कैलकुलेट भी करेंगे तो यही आएगा, k/js + b इंटू ls + r + k⁻²। ठीक है, ये आ गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इसका ट्रांसफ़र फंक्शन। चलिए, अब ये ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। इस ट्रांसफ़र फंक्शन को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ये डिफरेंट कंट्रोलर यूज़ किए। अब चूंकि पीआईडी कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं
ये पीआईडी कंट्रोलर की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखना ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ पीआईडी कंट्रोलर, पीआईडी तो केपी किसके लिए हो गया, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए, के आई बाई एस किसके लिए हो गया, इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए, और के डी इंटू एस किसके लिए हो गया, डेरिवेटिव कंट्रोलर के लिए। इसको आपने सॉल्व किया। अब ये जो के डी, के पी और के आई है, इनकी वैल्यू हमको देनी पड़ेगी, तो इन सब की वैल्यू हमने दे दी, और ये हमने सिंपल एक क्या यूज़ कर लिया, पीआईडी कंट्रोलर। ये सी होगा ना, सी हमारा आउटपुट है, और आउटपुट ही तो हमारा फीडबैक पे जाएगा। देखो जो फर्स्ट मॉडल आपको दिखाया था, ये आपका फर्स्ट मॉडल था, इस पे जो सी है ये कंट्रोलर का आउटपुट होगा, और यही यहाँ पे आएगा प्लांट पर, ये यहाँ पे आउटपुट पे आएगा। तो इसको हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एम फाइल प्रोग्रामिंग में स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। अब ये सारी एम फाइल प्रोग्रामिंग करने के बाद आपको क्या देखने होते हैं, इनके रिजल्ट्स देखने होते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के साथ इसका रिजल्ट देखेंगे। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये आपका टाइम है, ठीक है। तो सिंपली आउटपुट जो है वो आपका बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये ओवरशूट होता है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। बाकी जो टॉपिक है वो है आपका सिस्टम कंट्रोलर स्पेसिफिकेशन, उसमें आपको पैरामीटर को स्पेसिफाई करना है। उसके बाद प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को देखने के बाद अगर अपन इसका आउटपुट अगर किसके साथ देखें, पीआईडी कंट्रोलर की तरह देखते हैं। तो पीआईडी कंट्रोलर में आपने देखा, देखो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में क्या था, हमने क्या कहा था प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में कि आउटपुट जरूर इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसमें हमेशा एक ऑफसेट एरर रहती है, ठीक है। तो ये आउटपुट आपका बढ़ा, एकदम से पीक पर पहुंच गया, उसके बाद इसकी जो सेटलिंग टाइम है वो यहाँ पे आई है, तो इसमें एक ऑफसेट एरर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये आपका इनपुट, ये आपका आउटपुट। लेकिन जब हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, जब हम इसमें यूज़ करेंगे पीआईडी कंट्रोलर, तो आपको खुद को देखने से ही पता चलेगा। देखिए ये आपका पीआईडी कंट्रोलर है। अब इसमें जो के आई और के डी की वैल्यू है, इनको वेरी करके भी आप अपने रिस्पॉन्स को देख सकते हो कि के आई की वैल्यू को वेरी करेंगे तो क्या आउटपुट पे रिस्पॉन्स आएगा, के डी की वैल्यू को वेरी करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। ये स्मॉल वैल्यू ऑफ के आई एंड के डी है। अगर आप ऐसा ना करके इसकी वैल्यू को लार्ज कर देंगे, ठीक है, अगर के आई और के डी की वैल्यू को लार्ज कर दोगे तो ये आएगा। क्या क्या दिख रहा है आपको, क्या देखिए, जब अपन ने के आई और के डी की वैल्यू को स्मॉल रखा था तो आपका जो ये सेटलिंग टाइम पीरियड है वो कुछ इस तरह से आ रहा था, लेकिन जब के आई और के डी की वैल्यू को लार्ज कर दिया तो आपका जो सेटलिंग टाइम है वो आपकी एक कांस्टेंट लाइन आ रही है ना, कांस्टेंट मतलब जो आपका आउटपुट है उसके अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है। और अगर अपन पीआईडी कंट्रोलर को और भी लार्ज यूज़ करोगे तो वो जो पीक था आपका लास्ट वाले ग्राफ में, देखिए ये जो आपका लास्ट में जो ये पीक था, ये पीक कम हो गया ना। अगर आप के आई की वैल्यू को तो लार्ज रखते हो लेकिन के डी की वैल्यू को कम रखते हो, तो के आई क्या कर देगा, के आई आपकी स्टडी स्टेट एरर को तो इम्प्रूव करेगा। यहाँ स्टडी स्टेट एरर तो इम्प्रूव हो गई, लेकिन के डी अभी भी कम है, तो के डी क्या करता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इम्प्रूव नहीं हुआ ना, एकदम से बढ़ा और फिर डिक्रीज हुआ। तो हमने क्या किया, के आई की वैल्यू भी लार्ज रखी और के डी की वैल्यू भी लार्ज रखी। तो जब दोनों की वैल्यू लार्ज रखी तो हमारा आउटपुट देखो, यहाँ पे हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी इम्प्रूव हो गया और स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स भी इम्प्रूव हो गया। तो ये परफेक्ट ग्राफ आ गया ना। के पी मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में क्या हुआ कि आपका आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ धीरे धीरे बढ़ा, और जब वो पीक पर पहुँच गया तो उसमें कोई स्पाइक्स नहीं आए, कोई ट्रांजिएंट नहीं आए, वो स्मूथली स्टडी स्टेट की तरफ बढ़ गया। तो ये आपका सिमुलेशन है किसी डीसी मोटर का जिसमें हमने वैल्यूज़ मानी है। तो इस तरह से सिमुलेशन रिजल्ट्स होते हैं। तो ये देखकर आपको समझ में आया होगा कि जो पीआईडी कंट्रोलर होता है वो क्यों यूज़ करते हैं आजकल इंडस्ट्री में। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर आपको स्टडी करना है, उनको देखना है जिन्हें हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, चलिए।